पिछले वीडियो में आपने सेल के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लेकिन ये सेल किसने इसको खोजा और कैसे ये अस्तित्व में आई, इसके लिए सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी, जो वास्तव में मृत पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की संरचनाएं थीं। इन संरचनाओं को सबसे पहले इन्होंने सेलुला कहा। यही सेलुला आगे जाकर सेल के नाम से आपके सामने आई। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रिका कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का भी पता लगाया। इसके साथ ही रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडिन और स्वान, पुरकिंजे और साथ साथ चिरचॉप आदि का नाम भी आता है। स्टूडेंट्स, सेल दो प्रकार की होती हैं। यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम यू को पढ़ेंगे ट्रू और कैरियोटिक को पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो इसको यूकैरियोटिक को हम पढ़ सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस सेल। ऐसी सेल साइज़ में बड़ी होती हैं। ऐसी सेल में जो नाभिक होता है वो नाभिकीय भित्ति से घिरा हुआ होता है। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी कोशिका झिल्ली के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे लार्ज इन साइज, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 3, हैज़ मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। तो इस प्रकार बच्चों इस चित्र में भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस को भी दिखाया है, न्यूक्लियोलस को भी दिखाया है और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को भी दिखाया गया है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगली स्लाइड में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लेंगे। नोट करने के लिए आप हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल और लिखेंगे यह आकार में बड़ी होती है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या नाभिकीय झिल्ली से घिरी होती है। इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन या झिल्ली के अंदर और कोशिकांग पाए जाते हैं। इसको साथ साथ आप नोट भी करते चलें। अब आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्राइमरी स्टेज में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल का अपोजिट होते हैं। कैसे? यूकैरियोटिक सेल थे वो साइज़ में बड़े होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में छोटे होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। नाभिक में न्यूक्लियोलस नहीं होता है और जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे नंबर 1 स्मॉल इन साइज, नंबर 2 न्यूक्लियस इज़ नॉट सराउंडेड
by nuclear membrane, single chromosomes, nucleus absent, and the last one is membrane bound cell organelles are absent। इस प्रकार बच्चों कॉपी पर आपको इसका चित्र और इसमें बताए गए तथ्यों को लिखना भी है, ताकि अगर ये वीडियो आपसे डिलीट हो जाए तो आपके पास कम से कम एक मटेरियल तो अवश्य रह जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जाने के कारण आप वीडियो फ़ोन भर सकता है आपका और आप वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कॉपी आप अच्छे से उसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर डिमांड करेंगे कि ये वीडियो दोबारा भेज दीजिए तो मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ती हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना दिखाए गए हैं। अमीबा के अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस को दिखाया गया है, यूग्लिना के अंदर भी एक न्यूक्लियस को दिखाया गया है, जबकि पैरामीशियम के अंदर भी एक न्यूक्लियस को दिखाया गया है। ये सभी जीवों के अंदर एक ही प्रकार का न्यूक्लियस और एक ही प्रकार की सेल पाई जाती है, इसलिए ये सभी यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय, यूनि मतलब होता है एक। इस स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू या ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम के साथ हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म काम करता है। ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म मिलके बनता है। हमारे शरीर में अलग अलग सेल अलग अलग कार्य करती हैं, साथ साथ इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। इन्हीं में ही हमारी आनुवांशिक सूचनाएं भी एकत्रित होती हैं। ये जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती हैं। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, मल्टीपल सेल परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी जो सेल हैं वो मिलकर जीवन की क्रियाओं को करती हैं। उसके साथ साथ डिवीज़न ऑफ लेबर, इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। सारा काम एक ही सेल्स के जिम्मे नहीं होता है। ओनली जर्म सेल टेक द पार्ट्स इन द रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने जैसी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता रखता है, इसमें केवल जर्म सेल ही पार्ट लेती हैं। तो इस प्रकार आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करना है बहुकोशिकीय संगठन। इसमें नंबर 1, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। नंबर 2, इसमें बहुत सारी सेल अलग अलग कार्य करती हैं, श्रम का विभाजन होता है और केवल जर्म सेल ही इसमें हिस्सा लेती हैं। आइए देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर सिंगल सेल होती है बच्चों, जैसे मल्टी सेलुलर में बहुत सारी होती हैं, मल्टी माने बहुत सारे। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। एक ही सेल से श्वसन, जनन, पाचन आदि सभी क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर सेल के अंदर कोई डिवीज़न नहीं होता, सारा काम एक ही सेल को करना पड़ता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय संगठन वाले जीव कहलाते हैं। सिंगल सेल ही इन्वॉल्व रहती है प्रोडक्शन में,
और रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके के प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें आपको अपनी कॉपी में लिखना है हेडिंग डालकर, एक कोशिकीय संगठन। ये एक सेल से मिलके बना होता है, एक ही सेल सारे एक्टिविटीज़ करती है, श्रम का विभाजन नहीं रहता है, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन में एक ही सेल काम करती है। अब आइए देखते हैं, जीवों और पौधे सभी सेल से मिलकर बनते हैं। एनिमल के अंदर जो सेल होती है उसको इस चित्र में दिखाया गया है। सेल के चारों ओर एक सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में होती है, और इसके अंदर वैक्यूल्स या वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी भी कहते हैं। ये वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत सारी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी आकार में होती हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल साइज़ में छोटी होती है। इस एनिमल सेल का जो चित्र है इसको आप अपनी कॉपीज़ में बनाना है, और इसके बारे में जो भी बातें मैंने आपको स्लाइड्स में बताई हैं उनको आपको नोट करना है कि जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें रसधानियाँ या वैक्यूल्स होते हैं जो छोटे साइज़ में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल छोटे आकार की होती है। प्लांट सेल के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें सेल वॉल होती है, इसमें वैक्यूल्स या रसधानियाँ होती हैं जो कि बड़े आकार में होती हैं। इस रसधानी का काम क्या है कि जल संरक्षण करना और खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना है। इसे कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं। तो अगर हम आपसे सवाल पूछें कि नेचुरल स्टोर हाउस किस सेल के अंदर होता है, तो आप कहेंगे प्लांट सेल के अंदर नेचुरल स्टोर हाउस होता है। बच्चों, प्लांट सेल साइज़ में बड़ी होती है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल है ये बहुत सारे फाइबरस मटेरियल से इसकी जो वॉल है वो बनी होती है, ताकि इसके अंदर और बाहर जो खाद्य पदार्थ हैं वो आसानी से आ जा सकें। साथ ही सेल वॉल का क्या कार्य होता है, ये सेल वॉल ऑक्सीजन और गैसेस के आदान प्रदान के लिए भी कार्य करती हैं। तो आपको इसमें लिखना है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। वैक्यूल या रसधानियाँ इसमें एक होती हैं और बड़े आकार में होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। प्लांट सेल आकार में बड़ी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे को हरा रंग देने के लिए काम में आता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।